हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। कहने का मतलब है एंजाइम जो है वो किस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात यह है कि एंजाइम्स जो है वो किस तरीके से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो जो पहला पॉइंट जानना है इसमें वो ये है कि एंजाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, राइट। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है पहला तो ये जानना है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को किन किन थ्योरीज के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें 2 या 3 थ्योरीज मेन है, जैसे कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस हो गया, इंड्यूस्ड फीड थ्योरी हो गया, और तीसरा है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, राइट। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और आफ्टर दैट दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर के एंजाइम और प्रोडक्ट बनाता है। कहने का मतलब एंजाइम जो है सो रीजनरेट हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे एंजाइम रिएक्ट कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। जो रिएक्टेंट है पहले आपका, सबसे पहले जो रिएक्टेंट है ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट का ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, राइट। इसके बाद जो यहाँ पे जो आप स्टेज दिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो जो एनर्जी रिएक्टेंट को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने में लगता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? दैट इज फ्रॉम एक्टिवेटिंग रिएक्टेंट्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वैसा स्टेट है जहां की एंजाइम और सबस्ट्रेट में इंटरेक्शंस होता है बाय वेरियस बॉन्ड और एक्सेट्रास, राइट। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी यूज हुआ रिएक्टेंट को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने को, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवेशन एनर्जी तक उस रिएक्शंस को या उस रिएक्टेंट को जाना ही होगा। तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है, जैसा कि देख सकते हो नेक्स्ट ग्राफ में कि एंजाइम जो है सो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसको ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने की एनर्जी को वो डिक्रीज कर दिया और इसके थ्रू जो है सो एक्टिवेशन एनर्जी का डिक्रीजमेंट हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन जो है सो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिएक्टेंट्स होता है वो स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट में होता है और रिएक्शन स्टेट होने के लिए उसको ट्रांजिशन स्टेट में होना आवश्यक है और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। अब एंजाइम क्या किया? इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, राइट, जिसके कारण जो है सो एंजाइम सबस्ट्रेट में रिएक्शन जल्दी होने लगा या आसानी से होने लगा और उसके कारण जो है सो याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। बट एक कॉन्सेप्ट और है, यहाँ ओवरऑल जो फ्री एनर्जी है रिएक्शंस का उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट दैट इज अब जो 3 थ्योरीज है दैट इज लॉक एंड की थ्योरीज। उसके बाद जो है आपका हो गया दैट इज इंड्यूस्ड फीड मॉडल और तीसरा हो गया आपका सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। तो सबसे पहला जो मॉडल है एंजाइम का मैकेनिज्म का दैट इज रिएक्शन विद सबस्ट्रेट का वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये बोलता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शंस होता है उसमें जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो रिजिड होता है, राइट। एक्टिव साइट वो साइट होता है जहां पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है, राइट। तो जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है दैट इज रिजिड या बोलेंगे फिक्स होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ये आपका फिक्स है और रिजिड है और इसके जगह पे आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। मगर समस्या ये है कि ये सारे के सारे एंजाइम पे फिट नहीं बैठता है। तो ये एक ओल्डर मॉडल है, बहुत सारे एंजाइम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए इसके जगह पे न्यू मॉडल आया, राइट। लॉक एंड की थ्योरी वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1819। तो जो नया थ्योरी आया दैट इज द इंड्यूस्ड फीड मॉडल इन द 1958 बाय द कोसलैंड, राइट। तो ये क्या बोलता है, जैसा कि नाम है इंड्यूस्ड फीड मॉडल, इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम्स का वो फिक्स या रिजिड नहीं होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट, राइट, जिससे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम में इंटरेक्शन इजी होता है, राइट। और इस मॉडल के थ्रू बहुत सारे एंजाइम्स का फंक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं।
तो जो पुराना वाला मॉडल है उससे अच्छा है, दैट इज द इंड्यूस्ड फीड मॉडल। तो इंड्यूस्ड फीड मॉडल में बेसिकली हो गया क्या, यहाँ जो एक्टिव साइट है एंजाइम का दैट इज नॉट रिजिड, ये जो है फ्लेक्सिबल होता है और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली जो है सो ये एडजस्ट कर सकता है, जिसके कारण जो है सो इट हैज अ ग्रेटर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, राइट, एंड इट आल्सो एक्सप्लेन द वाइडर रेंज ऑफ द एंजाइम्स मैकेनिज्म। तो ये दो थ्योरीज मेन हो गए, दैट इज फर्स्ट वन इज द लॉकेंट की थ्योरी वेयर एक्टिव साइट इज रिजिड एंड फिक्स, और सेकंड जो है वो इंड्यूस्ड फीड मॉडल हो गया इन विच जो आपका एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, राइट। तो लॉकेंट की से अच्छा है इंड्यूस्ड फीड मॉडल। एक और थ्योरी है दैट इज द सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम के कॉन्फर्मेशन में कुछ चेंजिंग आते हैं, जिसके कारण जो है सबस्ट्रेट में स्ट्रेन को प्रोड्यूस करता है एंजाइम, राइट। जैसे ही एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम जो है सो सबस्ट्रेट में स्ट्रेन इंड्यूस करता है, और जैसे ही स्ट्रेन इंड्यूस करता है उसके बाद जो है सो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, राइट। और जो है आपका इंड्यूस्ड फीड मॉडल और सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी मॉडल मिला करके जो है सो कहते हैं कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। वैसे भी कहा गया है जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं आपकी पढ़ाई इंप्रूव हो जाती है, राइट। जैसे एग्जाम है, साल भर नहीं पढ़ते हैं बट एग्जाम के टाइम में ज्यादा पढ़ाई होती है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेन में आता है बॉडी या ब्रेन इफिशियंसी आपकी बढ़ जाती है। सेम थ्योरी एप्लीकेबल है, जैसे ही एंजाइम जो है सो एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आता है वो सबस्ट्रेट में स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच इंटरेक्शन ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, या बोले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो आपका जो दो थ्योरी है दैट इज सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी एंड इंड्यूस्ड थ्योरी, दोनों मिला करके बेस्ट एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस को। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपका जो है ये सबस्ट्रेट आया, राइट, ये सबस्ट्रेट है, और जैसे ये सबस्ट्रेट आया आपका इंटरेक्ट किया इसके साथ, इसके एक्टिव साइट में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई, और ये जो है जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड किया तो इस एंजाइम ने इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, किसमें, सबस्ट्रेट में। और सबस्ट्रेट में जब स्ट्रेन प्रोड्यूस किया उसके बाद जो है सो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा हुआ, और उसके बाद में जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट। ये तीन थ्योरीज थी, दैट इज फर्स्ट वन इज लॉकेंट की थ्योरी, सेकंड वन इज इंड्यूस्ड फीड थ्योरी, एंड द थर्ड वन इज द सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। तो ये तो हो गई थ्योरीज की बात। उसके बाद आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। कहने का मतलब है कि जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट में इंटरेक्शंस नहीं होगा तब तक दोनों के बीच में रिएक्शंस नहीं होंगे, और जब तक रिएक्शंस नहीं होंगे तब तक जो है सो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए चार या बोले 4 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, जैसे कि हो गया एसिड बेस कैटालिसिस, कोवैलेंट कैटालिसिस, कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, कैटालिसिस बाय स्ट्रेन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है एसिड बेस कैटालिसिस। जैसा कि लग रहा है एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है, बेस कौन होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंटरेक्शन होगा प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन के थ्रू, राइट। So the acid base catalysis is basically that is the transfer of protons from one molecules to other। यहाँ पर one molecules to other क्या हो गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो अगर प्रोटोन का ट्रांसफर होगा सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में तो उस तरीके का कैटालिसिस को हम लोग बोलेंगे एसिड बेस कैटालिसिस, राइट। तो बहुत सारे जो एमाइनो एसिड्स होते हैं उनके साइड चेन्स जो है सो प्रोटोन एक्सेप्टर और प्रोटोन डोनर्स के रूप में काम करते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी प्रेजेंट इन द एंजाइम्स एक्टिव साइट। तो एंजाइम के एक्टिव साइट्स में बहुत सारे एमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके साइड चेन्स में प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन की फैसिलिटी बोले या उनकी प्रॉपर्टी है कि वो प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल पीएच वो होता है हिस्टिडी, राइट, जिसका की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा वो एसिड के रूप में काम करेगा एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कंजुगेट जो है सो बेस के रूप में काम करेगा। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड्स, प्रोटॉन डोनर अगर RCOH के फॉर्म में होगा तो प्रोटॉन डोनर होगा, और अगर H+ दे देगा तो उसके बाद जो है सो बेस के रूप में काम करेगा, दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। जैसे कि RCO-, उसका लाइसिन अर्जिनिन है, सबसे पहले तो प्रोटॉन डोनर के रूप में काम करेगा, और जब H+ दे देगा उसका भी प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में भी काम करेगा। उसी तरीके से सिस्टीन है, हिस्टिडीन है, सेरीन है, टायरोसिन, राइट। तो दीज आर द एमाइनो एसिड्स व्हिच एक्ट्स एज अ एसिड बेस कैटालिसिस। और ये कहां पर होंगे, तो दे आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम। तो ये पहला मैकेनिज्म हो गया, दैट इज एसिड बेस कैटालिसिस। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन एंड द डीप्रोटोनेशन के थ्रू जो है सो आपका कैटालिसिस होता है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम। तो ये हो गया पहला, दैट इज एसिड बेस कैटालिसिस। उसके बाद जो है आपका वो दूसरा है, दैट इज द कोवैलेंट कैटालिसिस। सिंपल है, जैसा कि नाम से लग रहा है
कि यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बट कैच ये है कि एक ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होने चाहिए? तो एंजाइम के एक्टिव साइट्स में। तो यही लिखा हुआ इन द कोवेलेंट कैटालिसिस द नेगेटिवली चार्ज और द पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इज एट इट्स एंजाइम एक्टिव साइट्स। देन ये जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली जो है सो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल है, दैट इज जैसे कि हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है, राइट। तो मान लो कि हाइड्रोलिसिस होना है, जैसे कि A+B है और हाइड्रोलिसिस होके A+B के फॉर्म में बनना है, तो यहाँ पे जो है सो एक एंजाइम आएगा, उसका हाइड्रोलिसिस होना है, राइट। हाइड्रोलिसिस होने के लिए सबसे पहला इसमें देख रहे हैं कि हम एक एंजाइम से जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल X जो है वो AB के साथ बाइंड करेगा और A के साथ जो है सो ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और आफ्टर सम टाइम्स A will be removed and the enzyme is regenerated and A and B are separated by the transient covalent bond formation. So इसमें ये लिखना अगर एग्जाम में तो ये एक ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसके कारण जो है सो एंजाइम और सबस्ट्रेट में इंटरेक्शन होगा, राइट। उसके बाद जैसे कि आपको न्यूक्लियोफाइल्स जो इंपॉर्टेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो गया, सल्फाइड्रिल्स ग्रुप हो गया, एमाइनो ग्रुप हो गया, एमाइडाजोल ग्रुप्स हो गया, राइट। उसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल्स में हो गया जैसे कि प्रोटॉन्स हो गया, मेटल आयंस हो गया, कार्बोनाइल कार्बन्स हो गया, तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक हैं एंड इलेक्ट्रोफिलिक्स कंपाउंड्स हैं जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जाकर के सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो है आपका एंजाइम का कैटालिसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो दो हो गया, पहला हो गया एसिड बेस कैटालिसिस, दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड कैटालिसिस। थर्ड जो है वो है आपका है दैट इज कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। सिंपल है, प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब होता है नजदीक आना, तो जितना नजदीक आएंगे दैट इज इंट्रोपी इफेक्ट, राइट। क्या बोलते हैं? इंट्रोपी इफेक्ट। कहने का मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट जितने नजदीक आएंगे उनके इंटरेक्शन होने के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। तो वही लिखा हुआ दैट इज फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट टू रिएक्ट दे मस्ट कम विद इन द बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस ऑफ each other, right? Then the higher their concentrations, the more frequently they will encounter with one another and greater their reaction rate, right? कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट का होगा उनके बीच कोलाइजन होने की चांसेस उतनी ही ज्यादा होगी और उसके कारण जो है आपका इंटरेक्शन उतना ही अधिक होगा और जब इंटरेक्शन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी इफेक्ट या कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, राइट। लास्ट पॉइंट है दैट इज द व्हेन एन एंजाइम binds substrate molecule at its active site it creates a high local substrate concentration region, राइट। कहने का मतलब जब एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो वो उसका लोकल लेवल पे जो है सो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, राइट। तो ये हो गया कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। लास्ट है दैट इज द कैटालिसिस बाय स्ट्रेन, जो कि सेम जो थ्योरी में पढ़ा कि जब एंजाइम के एक्टिव साइट से आके कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो जो है एंजाइम जो है सो सबस्ट्रेट में स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है और स्ट्रेन जब प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण जो है सो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये हो गया आपका कैटालिसिस बाय स्ट्रेन, राइट। ये चार थ्योरीज थी कैटालिसिस किन किन कारणों से होता है। तो पहला हो गया एसिड बेस, दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा हो गया प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और फोर्थ हो गया कैटालिसिस बाय स्ट्रेन, राइट। तो ये बेसिक आउटलाइंस हो गया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का, राइट। थैंक यू।